Hello everyone, welcome back to Lucid Study. We are continuing with Public Administration पेपर 1 और आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही फंडामेंटल और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले एक बेसिक सवाल समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग पावर कहाँ होनी चाहिए? क्या सारी पावर टॉप लेवल के पास कॉन्सेंट्रेटेड होनी चाहिए या फिर उसे अलग अलग लेवल्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए? और इसी बेसिक डिलेमा से दो कॉन्सेप्ट्स इमर्ज होते हैं जो कि ये सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। और ध्यान रहे ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है बल्कि कंटिन्यूम पर एग्जिस्ट करते हैं। नाउ फर्स्टली टॉक अबाउट मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टॉप लेवल पर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में मेजर डिसीजंस जैसे पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज, अप्रूवल्स सब हायर अथॉरिटीज लेते हैं और लोअर लेवल ऑफिशियल्स का रोल मोस्टली इम्प्लीमेंटेशन तक लिमिटेड होता है। इसका सिंपल मतलब है कि हायर लेवल ऑफिशियल्स ऑर्डर देंगे और उसे फॉलो करना लोअर लेवल ऑफिशियल्स का काम है। सो सेंट्रलाइजेशन का कोर आइडिया है कि अथॉरिटी ऊपर रहती है, एग्जीक्यूशन नीचे होता है। इसे थोड़ा और डीपली समझे तो पावर का फ्लो ऊपर की तरफ होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे दी जा सकती है लेकिन अथॉरिटी नहीं। और सबऑर्डिनेट्स का रोल मैकेनिकल हो सकता है, मतलब सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। अब बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन के फीचर्स के बारे में। तो इसमें डिसीजन मेकिंग एपेक्स लेवल मतलब टॉप लेवल पर कॉन्सेंट्रेटेड होती है और लोअर लेवल्स को लिमिटेड या नेग्लिजिबल ऑटोनॉमी मिलती है। दैट मीन्स लोअर लेवल cannot govern or control their own affairs. Centralization में strong control और supervision maintain होता है, uniformity of policies ensure होती है और communication mostly vertical होता है, मतलब top से down तक। For example, अगर एक मिनिस्ट्री दिल्ली में बैठकर सारे स्टेट्स के लिए पॉलिसी बना रही है बिना लोकल कंसल्टेशन के, तो ये सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। नाउ लेट्स नो द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अथॉरिटी का सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन और डेलीगेशन डिफरेंट लेवल्स पर करना। इस सिस्टम में डिसीजन मेकिंग सिर्फ टॉप तक लिमिटेड नहीं होती बल्कि डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स पर स्प्रेड होती है और इसमें अथॉरिटी को शेयर किया जाता है, मोनोपोलाइज नहीं। इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं तो इसमें सिर्फ डेलीगेशन नहीं बल्कि रियल एम्पावरमेंट होता है। लोअर लेवल ऑफिशियल्स को डिसीजन लेने की फ्रीडम प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है और इसमें ग्राउंड लेवल रियलिटीज को ध्यान में रखकर डिसीजंस लिए जाते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तो इसमें अथॉरिटी का डिस्पर्शन होता है, मतलब अथॉरिटी पावर टू मेक डिसीजंस लोगों में बांटी जाती है। सबऑर्डिनेट को ऑटोनॉमी मिलती है टू कंट्रोल एंड टेक डिसीजन फॉर देयर ओन अफेयर्स। इससे इनिशिएटिव और इनोवेशन इनकरेज होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए जा सकते हैं और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी इंक्रीज होता है। जैसे इंडिया में पंचायती राज सिस्टम जहां विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत खुद डेवलपमेंट डिसीजंस लेती है और ये डिसेंट्रलाइजेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। नाउ सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, अब इन दोनों को एक कंपैरेटिव लेंस से समझते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग टॉप पर होती है जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में ये पावर अलग अलग लेवल्स पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। सेंट्रलाइजेशन रिजिड और कंट्रोल ओरिएंटेड होता है जबकि डिसेंट्रलाइजेशन फ्लेक्सिबल और पार्टिसिपेटिव होता है। सेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग स्लो हो सकती है ड्यू टू हायरार्की जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजंस फास्ट होते हैं। सेंट्रलाइजेशन में लोअर लेवल्स पर इनिशिएटिव कम होता है जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में इनिशिएटिव को बूस्ट मिलता है। सेंट्रलाइजेशन अकाउंटेबिलिटी को टॉप पर कॉन्सेंट्रेट करता है जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में अकाउंटेबिलिटी शेयर्ड होती है। एंड लास्टली सेंट्रलाइजेशन अडेप्टेबिलिटी को लिमिट करता है जबकि डिसेंट्रलाइजेशन लोकल रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन को समझने के लिए उसके पॉजिटिव्स को इग्नोर नहीं कर सकते। तो पहला फायदा है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिसीज। एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के जरिए सारे ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसी पॉलिसीज फॉलो होती है जिससे कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। टॉप मैनेजमेंट के पास डायरेक्ट कंट्रोल होता है जिससे मिसयूज के चांसेस कम होते हैं। तीसरा है बेटर कोऑर्डिनेशन। कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि सब कुछ एक ही अथॉरिटी डिसाइड कर रही होती है। चौथा है क्राइसिस मैनेजमेंट में इफेक्टिव। वॉर, पैंडेमिक जैसे सिचुएशंस में
सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी क्विक और डिसाइसिव एक्शंस ले सकती है। पांचवा है, इसमें स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग बेटर होती है। तो टॉप लेवल पर एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग स्ट्रांग होती है। नाउ अब बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन के नुकसान के बारे में, मतलब इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। पहला है ओवर बर्डन ऑन टॉप अथॉरिटी। सारे डिसीजंस, फैसले टॉप पर आने से वर्कलोड एक्सेसिव हो जाता है। देन सेकेंड इज डिले इन डिसीजन मेकिंग। हर डिसीजन अप्रूवल के लिए ऊपर जाना पड़ता है, इससे प्रोसेस स्लो हो जाता है। थर्ड इज लैक ऑफ इनिशिएटिव। लोअर लेवल ऑफिशियल्स सिर्फ ऑर्डर फॉलोअर्स बन जाते हैं, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है इससे। फोर्थ इज इग्नोरेंस ऑफ लोकल नीड्स। ग्राउंड रियलिटी इग्नोर हो सकती है क्योंकि डिसीजंस सेंट्रली लिए जा रहे होते हैं। फिफ्थ इज ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी। सिस्टम रिजिड हो जाता है। रिजिड मतलब विच इज समथिंग डिफिकल्ट टू चेंज, और इससे फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के फायदों के बारे में बात करते हैं। तो पहली है फास्टर डिसीजन मेकिंग। तो लोकल लेवल पर डिसीजंस तुरंत लिए जा सकते हैं। इट इनकरेजेस पार्टिसिपेशन। तो इसमें एम्प्लॉयज और ऑफिशियल्स एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, जिससे मोरल इम्प्रूव होता है। थर्ड इज बेटर रिस्पॉन्सिवनेस। तो लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग पॉलिसीज अडेप्ट की जा सकती हैं। देन लीडरशिप डेवलपमेंट। लोअर लेवल पर लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं, जिससे फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स रेडी होते हैं। फिफ्थ इज इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इससे डिफरेंट यूनिट्स नए आइडियाज ट्राई कर सकते हैं और इससे इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। एंड लास्ट एंड सिक्स्थ इज डेमोक्रेटिक वैल्यू प्रमोशन। तो पार्टिसिपेशन और एम्पावरमेंट डेमोक्रेसी के कोर प्रिंसिपल्स हैं और डिसेंट्रलाइजेशन उन्हें स्ट्रेंथन करता है। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के नुकसान के बारे में, इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। पहला है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। डिफरेंट यूनिट्स डिफरेंट पॉलिसीज फॉलो कर सकते हैं और इससे इनकंसिस्टेंसी आती है। दूसरा है कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम। यूनिट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तीसरा है रिस्क ऑफ पावर मिस यूज। अगर मॉनिटरिंग वीक हो तो लोअर ऑफिशियल्स अथॉरिटी मिस यूज कर सकते हैं। फोर्थ इज रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सनल। हर लेवल पर कॉम्पिटेंट लोग होना जरूरी है, वरना डिसीजंस फ्लॉड हो सकते हैं। पांचवा है फ्रेगमेंटेशन ऑफ अथॉरिटी। इसमें अथॉरिटी इतनी डिस्पर्स्ड हो सकती है कि क्लैरिटी खत्म हो जाए। नाउ वी विल टॉक अबाउट फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो रियल वर्ल्ड में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 100% सेंट्रलाइज्ड या 100% डिसेंट्रलाइज नहीं होता। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की साइज और कॉम्प्लेक्सिटी पर, नेचर ऑफ वर्क पर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मैनेजमेंट फिलॉसफी, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन्ड मैन पावर एंड टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सिस्टम पर। वहीं अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो इंडिया एक मिक्स्ड मॉडल फॉलो करता है, जहां दोनों का बैलेंस है। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट्स सेंट्रलाइज्ड है, वहीं हेल्थ, सैनिटेशन, रूरल डेवलपमेंट डिसेंट्रलाइज्ड है। अब अगर हम इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने ग्रास रूट लेवल्स पर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को स्ट्रेंथन किया और इन अमेंडमेंट्स के जरिए पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को पावर दी गई। क्लासिकल थिंकर हेनरी फ्योल ने कहा था कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन एब्सोल्यूट नहीं होते, ये डिग्री का मैटर है। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सिचुएशन के हिसाब से बैलेंस चूज करना चाहिए। सो मॉडर्न थिंकर्स और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच डिसेंट्रलाइजेशन, पार्टिसिपेशन और एम्पावरमेंट को प्रमोट करते हैं। इस पूरे लेक्चर का कंक्लूजन यही है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को हमें एक बाइनरी ऑपोजिशन के रूप में नहीं देखना चाहिए। एक्सेस सेंट्रलाइजेशन रिजिडिटी, डिले, इनएफिशिएंसी ला सकता है, वही एक्सेस डिसेंट्रलाइजेशन केओस, लैक ऑफ कंट्रोल ला सकता है। और एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर का काम है ऑप्टिमम बैलेंस फाइंड करना, जहां कंट्रोल भी मेंटेन रहे और फ्लेक्सिबिलिटी भी मिले।